हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की। ठीक है, कि कैपिटल स्ट्रक्चर इसका क्या मीनिंग है। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सो दैट फंडिंग नीड्स ऑफ द बिजनेस आर सेटिस्फाइड। ये बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है। एक बिजनेस को कैपिटल चाहिए होती है, ठीक है। अब उस कैपिटल को हम कौन कौन से सोर्सेज से अरेंज करेंगे, लाइक डेट से करेंगे, इक्विटी से करेंगे, रिटेन अर्निंग से, प्रेफरेंस शेयर से। तो ये सारा जो है इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए एक डेफिनेशन है C.W. गेस्टनबर्ग के अकॉर्डिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड एंड प्रोपोर्शनेट अमाउंट्स दैट मेक अप द कैपिटलाइजेशन। यानी कि कौन कौन सी सिक्योरिटी इशू करनी है, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ हमने इशू करनी है और उसका क्या प्रोपोर्शनेट अमाउंट है। ठीक है, यानी कि मान लो हमारा अगर डेट और इक्विटी हमने किए हैं इशू, यानी कि डिबेंचर्स और इक्विटी, तो डिबेंचर्स का कितना रेशो है, इक्विटी का कितना रेशो है, अगर प्रेफरेंस इशू किया है प्रेफरेंस शेयर्स तो उसका कितना रेशो है। तो ये सारा जो है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है। अब उसके बाद एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ डेट एंड इक्विटी, तो जो इक्विटी पार्ट है उसमें शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग आ जाती है। रिटेन अर्निंग क्या होता है कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम री इन्वेस्ट ना कर, मतलब हम क्या करते हैं, प्रॉफिट का कुछ पार्ट क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं अपने बिजनेस में, फिर उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और डेट ऑन द अदर हैंड इंक्लूड्स डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। डेट में हमारे क्या आ जाएंगे, डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। जो रेशो होता है इक्विटी एंड डेट में उसको हम कैपिटल गियरिंग कहते हैं। क्या होता है, जो ओन्ड कैपिटल यानी कि इक्विटी और डेट यानी कि जो बोरोड फंड्स है उनके बीच के रेशो को हम लोग कैपिटल गियरिंग बोलते हैं। ओके, अब एक चीज़ आप लोगों के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। एक होती है टर्म हाई गियरिंग रेशो और एक होता है लो गियरिंग रेशो। आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है। देखो, हाई गियरिंग रेशो का मतलब कि कंपनी के पास लार्जर प्रोपोर्शन है डेट का वर्सेस इक्विटी। यानी कि सपोज अगर मैं मान लो, अगर आपका मैं बोल रही हूँ 10 लाख है, ठीक है, टोटल जो कैपिटल है टोटल 10 लाख है, उसमें से 8 लाख तो हमारा है डिबेंचर्स का और 2 लाख जो है हमारा वो है इक्विटी का। यहाँ पे इसको हम इस ऐसे स्ट्रक्चर को हाईली गियरिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, इस कंपनी का जो रेशो है वो हाई गियरिंग रेशो होगा क्योंकि यहाँ पे लार्जर प्रोपोर्शन है डेट का वर्सेस इक्विटी से अगर हम कंपैरिजन करते हैं। अगर हम बात करते हैं लो गियरिंग रेशियो की तो वो उसका उल्टा हो जाएगा। सो कन्वर्सली अ लो गियरिंग रेशियो मीन्स द कंपनी हैज़ अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ डेट वर्सेस इक्विटी। यानी कि यहाँ पे अगर आप ऐसे समझो, मान लो हमारे पास डिबेंचर्स तो 4 लाख की हैं, इक्विटी हमारे पास 6 लाख की है, ठीक है, या फिर डिबेंचर्स 3 की है, इक्विटी 7 है, तो यहाँ पर इक्विटी ज़्यादा है, डिबेंचर्स कम है, डेट कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी ये लो गियरिंग रेशियो हो जाता है। और कैपिटल गियरिंग एक ब्रिटिश टर्म है जो कि डेट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ डेप्ट ए कंपनी हैज़ रिलेटिव टू इट्स इक्विटी। यानी कि एक कंपनी में, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी के मुकाबले कितना डेट है। अगर डेट ज़्यादा है तो हाई गियरिंग रेशो होगा, डेट कम है इक्विटी के कंपैरिजन में तो लो गियरिंग रेशो होगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए था। अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट करते हैं, जिनका प्रभाव पड़ता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पे। ठीक है, यानी कि आपको जो डिसीजन लेना है, कौन कौन से रिसोर्सेज आपने चूज़ करने हैं, किसका कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला आता है हमारा नेचर ऑफ द बिजनेस, यानी कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो। अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें ऐसी गुड्स है जिसमें वाइड फ्लक्चुएशन है डिमांड में, देखो, इफ़ अ बिजनेस फर्म डील्स इन गुड्स दैट आर सब्जेक्ट टू वाइड फ्लक्चुएशन इन डिमांड, इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर विल वे इन फेवर ऑफ इक्विटी कैपिटल। रीज़न क्या है, सिंपल सी बात है, अगर आपका देखो
ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें आप डील करते हैं जिसमें डिमांड का कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो आपकी फिक्स इनकम भी नहीं है, अगर फिक्स इनकम नहीं है तो आप डिबेंचर्स या प्रेफरेंस के ऊपर जो फिक्स्ड डिबेंचर्स के ऊपर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और आपको जो प्रेफरेंस है उसके ऊपर फिक्स डिविडेंड पे करना पड़ता है, तो वो आप नहीं पे कर पाएंगे प्रॉपरली, तो आप इक्विटी यूज़ करेंगे। अगर अगर आप वेल एस्टैब्लिश हैं, एंट्रेंच आपकी जो है काफ़ी अच्छी है, ठीक है, तो दैट विल हैव हाई गियरिंग, यानी कि आपका जो हाई डेट फंड्स होंगे, हाई गियरिंग का मतलब हाई डेट फंड्स यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप सेटल्ड हैं, वेल एस्टैब्लिश है, आपकी इनकम प्रॉपर आ रही है, तो ऑब्वियस है आप लोग क्या कर सकते हैं, डिबेंचर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा साइज ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अब जो स्मॉल साइज बिजनेस फर्म्स होती हैं उनका कैपिटल स्ट्रक्चर जनरली उसमें लोन फ्रॉम बैंक्स, रिटेन्ड प्रॉफिट्स यही यूज़ करते हैं वो, जबकि बिग कंपनीज जो है उनकी गुडविल होती है, स्टेबिलिटी होती है, एस्टैब्लिश प्रॉफिट जिनके पास है वो इजीली हमारे शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स एज वेल एज लोन एंड बोरिंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो अगर स्मॉल साइज बिजनेस है तो जनरली आप बैंक से लोन ले लेंगे, ठीक है, या अपना रिटेन प्रॉफिट जो है आपको उसको दोबारा से प्रॉफिट को यूज़ कर लेंगे। बट अगर आपका बिग बिजनेस है और आपकी सेल्स स्टेबल हैं, आपका वेल एस्टैब्लिश है बिजनेस, ठीक है, बड़े साइज़ का है, प्रॉपर चल रहा है, तो आप लोग जो है इक्विटी शेयर्स, ये डिबेंचर्स वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ही टोटल कैपिटलाइजेशन वाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट की कंडीशन। देखो आपको पता है कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज़ की डीलिंग की जाती है, शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह की डीलिंग की जाती है, ठीक है। जो प्राइमरी मार्केट इसका पार्ट है उस पर फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है, सेकेंडरी मार्केट में बॉट एंड सोल्ड किया जाता है। तो जो कैपिटल मार्केट की कंडीशंस हैं उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन में। द कैपिटल मार्केट हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। देखो जब ड्यूरिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरियस हो रहा है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इजीली शेयर्स लेंगे, क्योंकि क्या है, प्रॉस्पेरिटी है, अच्छा है सिस्टम सारा, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इजीली शेयर्स लेंगे। लेकिन डिप्रेशन के टाइम पे, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिप्रेशंस द इक्विटी मार्केट में बी स्लगिश, ठीक है, वो काफ़ी स्लो हो जाती है, एज इन्वेस्टर्स में नॉट बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन शेयर्स दैट में गिव देम मोर ऑफ अ लेस लॉस देन रिटर्न, यानी कि उनको रिटर्न की बजाय जो है लॉस ज़्यादा होगा अगर क्या टाइम है हमारा डिप्रेशन का, ठीक है। सो दे विल इंस्टेड प्रेफर टू इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स विच विल कैरी फिक्स्ड रिटर्न। तो उस टाइम पे वो लोग प्रेफरेंस या फिर डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर उनको फिक्स रिटर्न मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट कंडीशन भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कंपटीशन। अब आप देखो आजकल जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियस है ये चीज़। अगर आप इफ़ इन एन इंडस्ट्री द डिग्री फॉर कंपटीशन इज़ हाई, सच कंपनीज इन दैट इंडस्ट्री शुड यूज़ ग्रेटर डिग्री ऑफ शेयर कैपिटल एज कम्पेयर टू डेट कैपिटल, क्योंकि जब आपका कंपटीशन ज़्यादा होता है तो आपकी इनकम जो है वो भी फ्लक्चुएट होती रहती है। अगर इनकम फ्लक्चुएट हो रही है तो आप जो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस हैं या फिक्स डिविडेंड है वो नहीं पे कर पाते हैं टाइम पे, तो आपके लिए जो है ज़्यादा यूज़ क्या रहेगा, शेयर कैपिटल यूज़ करना, इक्विटी शेयर कैपिटल। ऑन द अदर हैंड द इंडस्ट्रीज़ इन विच द डिग्री ऑफ कंपटीशन इज़ नॉट सो हाई, और ऐसी कोई इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे जो है कंपटीशन हाई नहीं है, यानी कि आपकी इनकम स्टेबल है, तो आप वहाँ पे डेट यूज़ कर सकते हैं, और क्योंकि आप वहाँ पे प्रॉपर इंटरेस्ट वगैरह पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बिजनेस के लिए, उसकी सक्सेस के लिए या फेलियर के लिए भी। तो जो एक एटीट्यूड है मैनेजमेंट का, किसके रिगार्डिंग, जो जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को, वो भी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। जो एटीट्यूड है मैनेजमेंट का कि वो कितना रिस्क बियर कर सकते हैं या वो कंट्रोल कितना चाहते हैं, ये कंट्रोल वाला पॉइंट आगे आएगा आपका। तो एटीट्यूड जो मैनेजमेंट का है वो देखना पड़ता है टुवर्ड्स रिस्क एंड कंट्रोल शुड बी एनालाइज। सम मैनेजर्स डू नॉट वांट टू बियर मच रिस्क, कई मैनेजर्स नहीं चाहते रिस्क को बियर करना, तो इस केस में हम लोग शेयर कैपिटल यूज़ कर सकते हैं डेट फंड्स की बजाय, और जो रिस्क लेना चाहते हैं वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा डेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डेट का यूज़ कर सकते हैं। तो एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रहता है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में।
उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, इस पॉइंट को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक अलग से पूरा चैप्टर भी है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। देखिए जो कॉस्ट है ऑफ सोर्स ऑफ अ फाइनेंस इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स सप्लायर्स, यानी कि जो लोग सप्लायर्स यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए, डिबेंचर्स होल्डर हो गए, जिन्होंने इन्वेस्ट किया आपके बिजनेस में, तो वो मिनिमम कितना रेट ऑफ रिटर्न चाहते हैं वो, और जो एक्सपेक्टेड रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिस्क बोर्न बाय द इन्वेस्टर। अगर उनको हाई रिस्क लग रहा है तो वो हाई रिटर्न डिमांड करेंगे, जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में होता है। ठीक है, अब होता क्या है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो सबसे ज़्यादा रिस्क बियर करते हैं क्योंकि उनके लिए कुछ भी डिविडेंड फिक्स नहीं है, और जो डिविडेंड है वो उनको पे किया जाएगा आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेमेंट प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, तो उनका रिस्क ज़्यादा होता है। और एक चीज़ है जो पेमेंट है, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज द स्टैट्यूटरी लायबिलिटी ऑफ द कंपनी वेदर द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और नॉट। जो डिबेंचर्स है उस पर इंटरेस्ट पे करना तो एक रिक्वायरमेंट है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, कंपनी को पे करना ही पड़ेगा चाहे उनको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जो डेट है एक चीपर एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि रिस्क कम हो जाता है इस पे। सो कॉस्ट ऑफ डेट बिकम लेसर बिकॉज इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑन द टैक्सेबल इनकम। एक ये भी है कि इंटरेस्ट जो है आप माइनस कर देते हैं, है ना, डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक चार्ज है, वो माइनस कर देते हैं आप टैक्सेबल इनकम में से, तो एक ये भी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये नहीं है कि अगर आप जितना मर्जी चाहे डिबेंचर्स यूज़ करते जाएंगे और आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम ही रहेगी, ऐसा नहीं होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। डेट कैन बी चीपर ओनली अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट तक ही, जब तक जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो उस पर हो रही रिटर्न से जो है कम है। तो अगर वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, मान लो जो हमें रिटर्न हो रही है एक बिज़नेस को, अगर वो कम है बट कॉस्ट ऑफ डेट ज़्यादा है, तो बिज़नेस को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, यहाँ पे रिस्क होगा। ठीक है, सो इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट डेट कैन बी चीपर ओनली अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड द कंपनी कैन नॉट ऑलवेज डिक्रीज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय यूजिंग डेट। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा डेट का यूज़ करने से जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगी। लेटर डेट कैन बी कॉस्टली बिकॉज यूज ऑफ मोर डेट रेजेस द रिस्क फॉर बोथ द क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डेट यूज़ करते जाएंगे तो वो रिस्क बढ़ जाता है। देखो जब व्हेन द क्वांटम ऑफ रिस्क इंक्रीजेस, अब जब क्वांटम रिस्क का बढ़ जाएगा तो क्रेडिटर्स लोन देना पसंद नहीं करेंगे। इफ़ एट ऑल दे एग्री दे डिमांड हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड करेंगे। ठीक है, और जो अब देखो जब डेट आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो भी हायर डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे, तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो है कैपिटल की जबकि वो बढ़ जाती है और हमारा जो मार्केट प्राइस है वो शेयर्स का कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि डेट का भी एक लिमिट तक हमने यूज़ करना है। इफ़ शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग को हम कंपेयर करें तो जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि एक तो इसका कोई इशू एक्सपेंसेस नहीं है, शेयर कैपिटल को तो आपको इशू करना पड़ता है, जबकि रिटेन अर्निंग आपके पास ऑलरेडी है, तो जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है वो तो कम होगी। जबकि जो अब दूसरी तरफ जो है क्यों कम होगी, क्योंकि एक तो इशू एक्सपेंसेस नहीं है, दूसरा शेयर होल्डर्स जो हैं उनको कोई पर्सनल इनकम टैक्स जो है रिटेन अर्निंग पे नहीं करना पड़ता। जबकि अगर शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं तो वो उनको डिविडेंड जब मिलता है उस पर आपको पता ही है टैक्स पे करना पड़ता है, पर्सनल इनकम टैक्स जो है डिविडेंड पे उनको पे करना पड़ता है। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो एक फैक्टर है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ रिस्क कॉन्सिडरेशन। जब एक हम लोग जो है एक बिजनेस फर्म डिसाइड कर रही है अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर, तो उनको रिस्क भी देखना है। रिस्क अब दो टाइप के होते हैं एक बिजनेस में, एक ऑपरेटिंग रिस्क जिसको हम लोग बिजनेस रिस्क भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क का मतलब कि रिस्क ऑफ इनएबिलिटी टू डिस्चार्ज परमानेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे कि आपका जो बिल्डिंग का रेंट है वो हो गया, सैलरी की पेमेंट, इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट, जब आप ये पे नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास इतने भी पैसे नहीं हैं, तो ये ऑपरेटिंग रिस्क का राइज हो रहा है या बिजनेस रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क होता है जो आपने जैसे कि डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पेमेंट करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, डेट कैपिटल को रिटर्न करना है, तो अगर वो आप टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, इनएबिलिटी टू पे फिक्स्ड फाइनेंशियल पेमेंट्स लाइक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, रिटर्न ऑफ डेट कैपिटल, तो ये अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका फाइनेंशियल रिस्क अराइज होगा। ठीक है,
जो टोटल रिस्क है बिजनेस का वो डिपेंड करता है ऑन बोथ दीज टाइप ऑफ रिस्क। जो टोटल रिस्क है बिजनेस का वो डिपेंड करता है बिजनेस रिस्क प्लस आपका फाइनेंशियल रिस्क। अगर हमारा ऑपरेटिंग रिस्क कम है तो हम फाइनेंशियल रिस्क को फेस कर पाएंगे, ठीक है, यानी कि हम मोर डेट कैपिटल यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर ऑपरेटिंग रिस्क की ज़्यादा है तो हमारे पास फाइनेंशियल जो फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस है उसको भी नहीं पे कर पाएंगे हम, तो वो हमारे लिए एडवर्स कंडीशन हो जाएगी अगर हम डेट को इशू करेंगे, ठीक है। तो ये एक रिस्क कॉन्सिडरेशन आपको देखना होता है। उसके बाद देखिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रूल्स बनाए हुए हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बनाए हुए हैं, काफ़ी बॉडीज़ है स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जो आपको उनके रूल्स ध्यान रखने पड़ते हैं। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेशंस। डिफरेंट आइडियल डेट इक्विटी रेशियो हैव बीन डिटरमाइंड फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग डेट इक्विटी रेशियो कि कितना कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, ये अलग अलग डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है। जो पब्लिक इशू किया जाता है शेयर्स और डिबेंचर्स का, ये भी हमें सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, ठीक है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये भी आपको करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज का क्या मीनिंग है यहाँ पे, कि जिस इंडस्ट्री में आप, जिस इंडस्ट्री से आपका बिजनेस रिलेट है, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग बिजनेस हैं। अब जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसमें जो आपके रिलेटेड कंपनीज हैं उनका कैपिटल स्ट्रक्चर भी आपको देखना पड़ता है, ठीक है। ऑल कंपनीज रिलेटेड टू अ गिवन इंडस्ट्री प्रोड्यूस ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें जो जो कंपनीज हैं वो सिमिलर प्रोडक्ट्स एक टाइप के बनाती हैं, उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी सेम होती है, टेक्नोलॉजी भी जनरली वो सेम यूज़ करते हैं, सिमिलर प्रॉफिटेबिलिटी होती है, सो उनका कैपिटल स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सो देयर आर डिफरेंट डेट इक्विटी रेशियो प्रेवलेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अलग डेट इक्विटी रेशियो हो गया, और भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है उनके लिए अलग हो गया। सो एट द टाइम ऑफ रेजिंग फंड्स अ कंपनी मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन डेट इक्विटी रेशियो प्रेवलेंट इन द रिलेटेड इंडस्ट्री। तो एक कंपनी को ध्यान रखना चाहिए कि उसमें उस इंडस्ट्री का डेट इक्विटी रेशियो कितना चल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो लोग डिसाइड करेंगे अपना कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ सेल। ये तो सबसे आपको बिल्कुल इजी पॉइंट है कि अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ पे सेल की स्टेबिलिटी है, ये हमने नेचर ऑफ बिजनेस में भी पढ़ा है, अगर सेल की स्टेबिलिटी है तो कंपनी इजीली अपने फिक्स्ड कमिटमेंट्स को फुलफिल कर पाएगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपको पता है रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट पे करना ही पड़ता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर सेल्स जब आपकी हाई है तो प्रॉफिट्स हाई होंगे तो कंपनी ये फिक्स्ड कमिटमेंट्स लाइक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ये पे कर पाएगी। लेकिन अगर कंपनी की अनस्टेबल सेल है तो कंपनी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं पूरी कर पाएगी, तो उस टाइम इक्विटी कैपिटल जो है आपका ज़्यादा सेफ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ कंट्रोल। ये देखिए आपको पता है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। अगर जो ये लोग चाहते हैं, डायरेक्टर्स चाहते हैं कि आगे कंट्रोल और लोगों में डिवाइड ना हो, तो वो इक्विटी इशू नहीं करेंगे, डिबेंचर्स इशू करेंगे, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, ठीक है। अगर वो कंट्रोल को अपने डिल्यूट नहीं करना चाहते हैं फर्दर तो इक्विटी शेयर्स को इशू नहीं किया जाएगा। सो इन अ कंपनी इट इज़ द डायरेक्टर्स हु आर सो कॉल्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये मेंबर्स, इनके वोटिंग राइट्स होते हैं कंपनी में या कंसर्न में। तो if the company's management policies are such that they want to retain their voting rights in their hands, जो capital structure consists of debenture holders and loans rather than equity share, क्योंकि तब अगर debentures issue करेंगे तो control dilute नहीं होगा। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, कि कितने टाइम के लिए। जनरली अगर आपको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो आप इजीली बैंक से लोन ले सकते हैं, और अदर इंस्टीट्यूशन से अगर आपको लॉन्ग पीरियड के लिए चाहिए तो आपको इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर हमें चाहिए जब एट द टाइम ऑफ नीड वी कैन ब्रिंग चेंज, हम चेंज उसमें ला सकें। तो फ्लैक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ ग्रेट एडवांटेज टू अ फर्म। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एबल टू शेड ऑफ इट्स डेट कैपिटल एज एंड व्हेन इट फील्स द नीड, यानी कि जब भी उसको लगे कि कैपिटल को हमने रिडीम करना है तो वो उसको कर पाए। तो ऐसा आप इक्विटी शेयर्स में तो कर नहीं सकते हैं, तो ये आप डिबेंचर्स में कर सकते हैं। तो फ्लैक्सिबिलिटी का एक फीचर भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कैश फ्लो, कि आपका कैश फ्लो कितना अच्छा है।
अगर आपका कैश फ्लो अच्छा है तो आप लोग जो है डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, क्योंकि आप इजीली उनको इंटरेस्ट वगैरह दे पाएंगे। अगर आपका कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो आपको जो है इसके अलावा इक्विटी वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। देखो, अ कंपनी हैज़ टू कंसीडर इट्स कैश फ्लो पोजीशन बिफोर डिसाइडिंग ऑन द टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, बिकॉज इन द केस ऑफ डिबेंचर्स or long term debt it will have to pay out interest along with installments at fixed time intervals। हमें पे करना ही पड़ता है लोन वगैरह में, डिबेंचर्स में फिक्स्ड इंटरेस्ट, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद है टैक्सेशन पॉलिसी। अब टैक्सेशन आपको पता है, हाई कॉर्पोरेट टैक्स, हाई टैक्स ऑन डिविडेंड, कैपिटल गेन, ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को। और जो हाई टैक्स होता है उसमें डिस्करेज होता है इशू ऑफ इक्विटी शेयर, जबकि हम जो है डिबेंचर्स की जो आपको इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल इनकम डिडक्ट हो जाता है, तो उस पर टैक्स का है ही नहीं सिस्टम। तो ये चीज़ आपकी सही रहती है कि आपका जो अगर हाई टैक्स है डिविडेंड पे तो आप इक्विटी को थोड़ा कम यूज़ करेंगे और आप डिबेंचर्स को ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपके साथ मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन टू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।